हेलो फ्रेंड, दिस इज शालिनी श्रीवास्तव। स्वागत है आपका टीचिंग लर्नर्स में। फ्रेंड्स, आज हम स्टैटिक जीके में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, जिससे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो स्टैटिक जीके में हम राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में पढ़ेंगे, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। फिर हम टॉपिक बाई टॉपिक आगे चलते रहेंगे। ओके, तो आज हम देखते हैं कि भारत के राष्ट्रीय प्रतीक कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम देखते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो अब हम देखते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रतीक जो भी है, अशोक की लाट के बारे में देखते हैं। अशोक की लाट जो है, ये जो है अशोक स्तंभ के ऊपरी हिस्सा, इसका ऊपरी हिस्सा जो होता है अशोक स्तंभ का, उसको हम अशोक की लाट कहते हैं। अशोक स्तंभ जो था का ऊपरी हिस्सा क्या होता है? अशोक की लाट होता है, जो सारनाथ से हमने लिया है। ठीक है, तो अशोक की लाट क्या है? अशोक के स्तंभ का ऊपरी हिस्सा जो था, तो ये होता है अशोक की लाट होता है। ठीक है, इसे जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया अशोक की लाट, ये जो चिन्ह था इसे अपनाया गया। ओके, 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। इसमें होता क्या क्या है? शेर, हाथी, सांड, ये चार चीज़ें होती हैं। शेर होता है, हाथी होता है, घोड़ा होता है और सांड होता है। कौन कौन सी चीज़ें होती है अगर पूछा जाए तो? शेर, हाथी, घोड़ा और सांड, ये चार चीज़ें होती हैं इसमें। याद रखिएगा, क्या चार चीज़ें होती हैं? शेर, हाथी, घोड़ा और सांड, ये सारी चीज़ें होती हैं। ओके, अशोक की लाट में। और अगर हम देखें कि इसके आधार में लिखा होता है सत्यमेव जयते। ओके, इसके आधार में क्या लिखा होता है? सत्यमेव जयते। जो ये सत्यमेव जयते जो लिखा होता है आधार में, सत्यमेव जयते, ये आधार में लिखा होता है। ओके, ये तो जान गए हमने। ठीक है, ये आधार में लिखा होता है, आधार में लिखा होता है, आधार में। ठीक है, ये लिया किससे गया है? मुंडकोपनिषद से। मुंडकोपनिषद से ये लिया गया है। सत्यमेव जयते वाक्य जो है, आदर्श वाक्य जो है, मुंडकोपनिषद। ओके, यहाँ से लिया गया है। और ये जो है हमारा राष्ट्रीय वाक्य भी है। ठीक है, भारत का क्या है? ये राष्ट्रीय वाक्य भी है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य। तो हमने ये देखा कि अशोक की लाट क्या होता है? अशोक स्तंभ के ऊपर का हिस्सा जो अशोक की लाट कहलाता है, इसे जो है 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। याद रखिएगा ये डेट। ओके, और इसमें क्या होता है? हाथी, घोड़ा, शेर और सांड सारे होते हैं, चार चीज़ें होती हैं। और इसके आधार में एक वाक्य लिखा होता है सत्यमेव जयते, जो मुंडकोपनिषद से लिया गया। ये अक्सर एग्जाम में पूछता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। याद रखिएगा। और जो भारत का राष्ट्रीय वाक्य पूछा इन्होंने, तो ये है सत्यमेव जयते। तो हमने अशोक की लाट के बारे में जान लिया पूरा, अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब देखते हैं तिरंगा। ठीक है, तिरंगा के बारे में बहुत कहानी है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो तिरंगा में जो होता है 3 रंग होते हैं, ये सब आप सभी जानते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। केसरिया जो है ताकत और साहस का प्रतीक होता है, ताकत एवं साहस का। ओके, और जो सफ़ेद कलर होता है ये होता है शांति का प्रतीक, शांति और सत्य का, शांति और सत्य का प्रतीक होता है। और जो हरा कलर होता है ये होता है विकास और समृद्धि का, विकास और समृद्धि का। ओके, ये आपको समझ में आ गया। ये जो केसरिया है ये बलिदान का भी प्रतीक होता है। ओके, तो हमने ये 3 कलर देखे, केसरिया, सफ़ेद और हरा होता है। इस समय प्रेजेंट टाइम का जो हमारा तिरंगा है इसमें 3 कलर होते थे। ठीक है, इसमें एक धर्म चक्र होता है जिसे हम अशोक चक्र बोलते हैं। उसमें क्या होता है? 24 तीलियाँ होती हैं, 24 तीलियाँ होती हैं, जिनका रंग क्या होता है? कभी कभी रंग पूछ लेता है, समुद्री नीला। ओके, इन तीलियों का रंग क्या होता है? इस चक्र का रंग क्या होता है? समुद्री नीला, यानी कि नेवी ब्लू। ओके, याद रखिएगा, कभी कभार कलर पूछ लेता है कि कौन सा कलर होता है धर्म चक्र का, कौन सा कलर होता है। तो धर्म चक्र में हमने देखा 24 तीलियाँ होती हैं, और ये समुद्री नीला यानी कि नेवी ब्लू होता है। ओके, इसका मतलब क्या होता है? धर्म चक्र का मतलब कि 24 घंटे हमारा देश कार्यरत रहे। ठीक है, अब देखते हैं हम ये हमारा तिरंगा अपनाया कब गया? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। 22 जुलाई, तिरंगा जो है हमारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। याद रखिएगा। और इसकी डिज़ाइन जो किया था पिंगली वैकेया ने, पिंगली वैकेया ने, पिंगली वैकेया ने। ठीक है, ये जो पिंगली वैकेया थे ये थे आंध्र प्रदेश के थे। ओके, हम यहाँ आंध्र प्रदेश लिख दे रहे हैं ऐसे ही, अरुणाचल प्रदेश मत मानिएगा। आंध्र प्रदेश के थे, ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे। जो पिंगली वैकेया थे ये एक वनस्पति वैज्ञानिक थे।
इन्होंने ही डिज़ाइन किया था तिरंगे का। ओके, इन्होंने ही तिरंगे का डिज़ाइन किया था। याद रखिएगा, तिरंगे का डिज़ाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया ने किया था। ये आंध्र प्रदेश के थे और वनस्पति वैज्ञानिक थे। और तिरंगे की चौड़ाई और लंबाई हमने क्या लिखा है? चौड़ाई और लंबाई। ये अनुपात मत भूलिएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई पूछेगा तो उल्टा कर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसका जो हम अनुपात देखते हैं लंबाई, चौड़ाई और लंबाई का, तो 2:3 होता है। 2:3 होता है चौड़ाई और लंबाई का अनुपात। हम इसको एक बार और देख लेते हैं, फिर इसी के बारे में आगे चलते हैं। हमने देखा कि तिरंगा में 3 कलर होते हैं। ओके, हमने क्या देखा कि तिरंगा में जो है 3 कलर होते हैं। कौन कौन से? केसरिया, सफ़ेद और हरा। ताकत एवं साहस का प्रतीक केसरिया है, शांति और सत्य का प्रतीक सफ़ेद है, और हरा जो है विकास और समृद्धि का प्रतीक है। धर्म चक्र में क्या होती हैं? 24 तीलियाँ होती हैं, जिनका कलर क्या होता है? समुद्री नीला यानी कि नेवी ब्लू होता है, याद रखिएगा। और जो हमारा तिरंगा अपनाया गया है कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। डिज़ाइन किया है पिंगली वेंकैया ने, जो आंध्र प्रदेश के थे, वनस्पति वैज्ञानिक थे। और तिरंगा का जो अनुपात है चौड़ाई और लंबाई का 2:3 है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें हैं, याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, गलत मत करिएगा। और जो है कि राष्ट्र ध्वज में पहले जो है ये धर्म चक्र की जगह क्या होता था? चरखा हुआ करता था। ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, जो हमारा ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है जो हमारा, ओके, राष्ट्रीय ध्वज है, इसमें पहले क्या हुआ करता था? धर्म चक्र की जगह, धर्म चक्र की जगह चरखा हुआ करता है, चरखा। ठीक है, चरखा होता था। ठीक है, हमारे क्या होता था? राष्ट्रीय ध्वज में पहले धर्म चक्र की जगह क्या होता था? चरखा होता था, चरखा। इस चरखा को 1931 में अपनाया गया था। ओके, 1931 में इस चरखे को अपनाया गया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में पहले क्या था? धर्म चक्र की जगह चरखा था, जिसे 1931 में अपनाया गया था, चरखे को। ओके, और फिर जब चरखे को हटाकर, ठीक है, अब ये चरखा कब हटा? इस चरखे को हटाकर कब धर्म चक्र को अपनाया गया? धर्म चक्र यानी अशोक चक्र जो हम बोलते हैं, इस चरखे को हटाकर धर्म चक्र को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को। ओके, कब? आधुनिक स्वरूप हमारे तिरंगे को कब दिया गया? 22 जुलाई 1947 को। तो इसमें जो है तिरंगे को आधुनिक स्वरूप मिल गया, चरखे की जगह धर्मचक्र बन गया और 3 कलर हो गए। ठीक है, तो ये अगर पूछा जाए कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज को आधुनिक स्वरूप कब मिला, तो यही मिला आधुनिक स्वरूप 22 जुलाई 1947 को आधुनिक स्वरूप मिला हमारे तिरंगे को। ओके, हमारे तिरंगे को जो है आधुनिक स्वरूप कब मिला? 22 जुलाई 1947 को। पहले हमारे राष्ट्रीय ध्वज में क्या हुआ करता था? चरखा, जो 1931 में अपनाया गया था, जिसे हटाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को, और यहाँ पे धर्मचक्र रखा गया। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब हम आगे देखते हैं, थोड़ा मिटाना पड़ेगा, जगह नहीं है। ओके, तो देखते हैं। अब हमने इतना देख लिया था तिरंगे के बारे में कि राष्ट्रीय ध्वज, धर्मचक्र, चरखा। ठीक है, अब देखते हैं ध्वज संहिता कब आई थी। ध्वज संहिता को 2002 में अपनाया गया था। ओके, 2002 में अपनाया गया था, लेकिन ये लागू कब किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 2002 में, याद रखिएगा, 26 जनवरी 2002 में लागू किया गया था। इसमें ये था कि पहले क्या था कि आम आदमी अपने घर पे, अपनी जगह पे, अपनी सार्वजनिक जगह पे झंडा नहीं फहरा सकता था, लेकिन 2002 में जब ये ध्वज संहिता आई, इसके बाद आम आदमी भी झंडा फहरा सकता है। ओके, आम आदमी भी झंडा फहरा सकता है। ओके, तो हमने देखा कि ध्वज संहिता क्या था, इससे 2002 से पहले था कि कहीं भी झंडा नहीं फहराया जा सकता था, कोई उचित स्थान पे ही झंडा फहराया, जैसे स्कूल हो गया या कोई लाल किला, इस जगह फहराया जाता था, आम आदमी नहीं फहरा सकते थे। लेकिन अब ऐसा हो गया है 2002 के बाद कि आम आदमी भी झंडा फहरा सकता है। तो 2002 में ये हो गया, ये याद रखिएगा। ठीक है, हम थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा और आगे जान लेते हैं। अब देखते हैं कि हम ये जो झंडा बनाने का संस्थान है, ये पूछा जाता है एग्जाम में आपके। ओके, एग्जाम में पूछा जाता है कि जहाँ पे झंडा बनता है, ठीक है, झंडा जहाँ पे बनता है, झंडा बनाने का संस्थान जहाँ पे, ये हुगली में है, कर्नाटक। ओके, जो झंडा बनाने का संस्थान है ये आपका पड़ता है हुगली, कर्नाटक में। ओके, ये एक ही संस्थान है भारत में, बाकी सारे हुगली कर्नाटक में एक ही है, मात्र एक ही है, और इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है अभी तक। ठीक है, झंडा बनाने का संस्थान अगर पूछा जाए तो हुगली कर्नाटक में है। इसमें क्या होता है, ये एकमात्र संस्थान है भारत का झंडा बनाने का, याद रखिएगा, एकमात्र संस्थान। इसके अलावा कोई भी संस्थान नहीं है, सारे झंडे जो है ओरिजिनल झंडे नहीं आते हैं, ये एकमात्र संस्थान है झंडा बनाने का, याद रखिएगा। ओके, तो ये हुगली कर्नाटक में है। यहाँ पर क्या होता है, खादी व टाट का झंडा बना ही मान्य होता है। झंडा जो ओरिजिनल होता है वो खादी व टाट का ही बना झंडा मान्य होता है, खादी व टाट का झंडा। ओके,
और बाकी तो दुकानों पे ऐसे ऐसे बेचते रहते हैं, प्लास्टिक का, पन्नी का, ऐसे ही नॉर्मल, तो वो झंडा मान्य नहीं होता है। जो मेन झंडा होता है खादी व टाट का बना होता है, कहाँ पर? हुगली कर्नाटक में। ओके, तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं कि आपने सुना होगा ध्वजारोहण और ध्वज फहराना, इसमें अंतर क्या है? ठीक है, अगर हम बात करें कि ध्वजारोहण यानी कि फ्लैग होस्टिंग, ठीक है, ध्वज, अगर हम कहें कि ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में अंतर क्या है? ध्वज फहराना क्या होता है, या अलग क्यों होता है? कुछ अलग तो होता ही होगा। इसको हम बोलते हैं फ्लैग होस्टिंग, और ध्वज फहराने को क्या बोलेंगे? फ्लैग अनफर्लिंग। ठीक है, फ्लैग अनफर्लिंग। तो हमने देखा कि ध्वजारोहण क्या होता है। ध्वजारोहण ये होता है कि जब तिरंगा नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। तिरंगा क्या है? जब नीचे की तरफ से हम बांधते हैं फूल, नीचे की तरफ से नीचे से ऊपर जाता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ध्वजारोहण बोलते हैं। जब हम रस्सी खींचते हैं और तिरंगा नीचे होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, तो वो क्या होता है? वो ध्वजारोहण होता है। ये केवल क्या करता है? पीएम करता है, प्रधानमंत्री करता है, ये लाल किले पर। ये केवल पीएम करता है, कहाँ पर? लाल किले पर। लाल किले पर पीएम जो है ध्वजारोहण करता है, केवल पीएम करता है। ये 15 अगस्त को किया जाता है, याद रखिएगा, 15 अगस्त को। तो हमने देखा क्या ध्वजारोहण का मतलब कि झंडा हम नीचे से जब ऊपर की तरफ ले जाते हैं, तब क्या होता है? ये ध्वजारोहण होता है। ओके, अब होता है ध्वज फहराना। क्या होता है? जब तिरंगा पहले से ही ऊपर होता है। क्या होता है? तिरंगा जब पहले से ही ऊपर होता है और सिर्फ हम रस्सी खींचकर उसे फहरा देते हैं, पहले से ही ऊपर होता है, तो वो होता है ध्वज फहराना। ओके, ये राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा 26 जनवरी को फहराया जाता है। 26 जनवरी को राजपथ पर राष्ट्रपति द्वारा। ओके, तो हमने ये देख लिया ध्वजारोहण क्या होता है और ध्वज फहराना क्या होता है। तो जहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा तिरंगे के बारे में, ओवरऑल सारी बातें आप नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछी जाती हैं। ठीक है, और वैसे भी ध्वज की बड़ी कहानी है, बहुत पुराना है। पहले ध्वज में सूर्य चंद्रमा हुआ करता था, फिर चरखा हुआ करता था, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। एक बात आपने सुना होगा कि मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले ध्वज विदेश में फहराया था। ओके, जो मैडम भीकाजी कामा थी, सबसे पहले विदेश में झंडा फहराने वाली महिला कौन थी? अगर पूछा जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले विदेश में झंडा फहराने वाली महिला कौन थी? झंडा फहराने वाली महिला, तो ये कौन थी? मैडम भीकाजी कामा। मैडम भीकाजी कामा। इन्होंने कहाँ फहराया था? झंडा फहराया था बर्लिन में। ओके, बर्लिन के एक सम्मेलन में इन्होंने झंडा फहराया था, भारत का झंडा था। ये तिरंगा उस समय नहीं था, याद रखिएगा। ठीक है, इन्होंने फहराया था बर्लिन में। ये था सन 1907 में। ओके, 1907 में इन्होंने बर्लिन में भारत का झंडा सबसे पहले फहराया था। लेकिन उस झंडे में क्या था? उस झंडे में ऊपर 8 सितारे बने हुए थे। इस टाइप का कुछ झंडा था, यहाँ पे बनाते हैं, ऐसे था। इधर दिख नहीं रहा होगा आपको, अब मिटा के बताते हैं, 1 मिनट। ये हो गया ना, समझ गया? तो हम देखते हैं उस समय का ये झंडा जो मैडम जी भीकाजी कामा ने बनाया था, वो कैसा था झंडा? वो तो झंडा कुछ ऐसा था आपका। ठीक है, ऊपर ऐसे था, इस पे 8 सितारे बने हुए थे, कुल मिला के 8 थे। ओके, कुल मिला के 8 सितारे थे, 3 3 6 2 8 सितारे बने हुए थे। ओके, और यहाँ पर ये 2 ही पार्ट में था। यहाँ पे एक सूरज बना हुआ था और एक चंद्रमा बना हुआ था। ठीक है, तो ऐसा झंडा कुछ था उस समय का जो फहराया था इन्होंने। बीच में वंदे मातरम लिखा हुआ था। ओके, यहाँ पे बीच में वंदे मातरम। तो ये झंडा था 1907 में जो मैडम जी भीकाजी कामा ने फहराया था, वो ये झंडा था। ओके, तो हमने ये देख लिया। और उसके बाद जो झंडे आए उसमें चरखे बने हुए थे। 1921 में, 1931 में सब झंडे बने थे, चरखे बने ही थे। ठीक है, और अगर कहा जाए एक चीज़ और पूछा था, अगर पहला ध्वज पूछा जाए तो पारसी चौक जो है ग्रीन पार्क में किया गया था। ठीक है, सिस्टर निवेदिता द्वारा। ओके, फहराया था उन्होंने भारत में। तो ये हो गया। अब इतना ही जानने की ज़रूरत थी, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। अपने तिरंगा जाना, अशोक की लाट जाना, तो ये सारी चीज़ें जो थी वो हमने बता दी। हम देखते हैं आगे का चिन्ह कौन सा है हमारा। अब हम देखते हैं राष्ट्रगान के बारे में। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है? जन गण मन। ओके, जन
गण मन, ये हमारा क्या है, राष्ट्रगान है हमारा, याद रखिएगा। इसके रचयिता थे रविंद्रनाथ टैगोर जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी, ओके, इसके रचयिता थे। ठीक है, अगर पूछा जाए तो भारत का तो राष्ट्रगान ये हो गया जनगण मन। अगर पूछा जाए विश्व का सबसे पुराना जो राष्ट्रगान था ब्रिटेन का था। अगर हम कहें सबसे पुराना राष्ट्रगान, सबसे पुराना राष्ट्रगान जो था ये कहाँ का था, ब्रिटेन का था। कभी कभी पूछा जाता है कि सबसे पुराना राष्ट्रगान कहाँ था। ये राष्ट्रगान था गॉड सेव द क्वीन, गॉड सेव द क्वीन, ये राष्ट्रगान का नाम था। ओके, तो ये सबसे पुराना था, ये भी पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। अब हम इधर आते हैं कि राष्ट्रगान की जनगण मन था, रचयिता कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। इन्होंने ये राष्ट्रगान जो है लिखा था 1911 में ही लिख दिया था। और क्या 1913 में इन्हें गीतांजलि पे नोबेल मिला था, याद रखिएगा। और जो राष्ट्रगान है जो अपनाया गया था ये 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। लेकिन अगर बात करें कि सबसे पहले गाया कब गया था राष्ट्रगान, सबसे पहले गाया कब गया था राष्ट्रगान, तो ये राष्ट्रगान सबसे पहले गाया था 27 दिसंबर 1911 को, 27 दिसंबर 1911 पे। कहाँ पे गाया गया था ये गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, ये कहाँ पे गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में सबसे पहले राष्ट्रगान गाया गया था, कलकत्ता अधिवेशन में। ये पूछा जाता है कभी कभी क्वेश्चन, याद रखिएगा। राष्ट्रगान कब अपनाया गया, सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो पहली बार ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में। उस समय अध्यक्ष थे विश्वधर नारायण थे। ठीक है, कौन थे, विश्वधर नारायण थे, विशंधर नारायण, उस समय अध्यक्षता इनकी थी, विशंधर नारायण की। नारायण कौन थे, उस समय के अध्यक्ष थे कलकत्ता अधिवेशन के। ठीक है, ये पूछा जा सकता है वैसे, तो उस समय के ये अध्यक्ष थे, याद रखिएगा। ओके, और इसे गाया किसने था, जो पहली बार गाया था ये गाया था सरला देवी चौधरानी ने। इसे किसने गाया था, सरला देवी चौधरानी, सरला देवी चौधरानी ये गायिका थी उस समय की, राष्ट्रगान जिन्होंने गाया था। ओके, सरला देवी चौधरानी। ठीक है, तो हमने क्या देखा, जो पहली बार राष्ट्रगान था ये 27 दिसंबर 1911 को गाया गया कलकत्ता अधिवेशन में विशंधर नारायण की अध्यक्षता में, और गाया किसने था, सरला देवी चौधरानी ने गाया था। ठीक है, और जो टैगोर जी ने है इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, जो टैगोर जी ने है इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा है, बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा है। ओके, तो बांग्लादेश का राष्ट्रगान क्या था, आमार सोनार बांग्ला। क्या था, आमार सोनार बांग्ला। ओके, तो ये राष्ट्रगान था कहाँ का, बांग्लादेश का था। और इन्होंने ही खुद ही इन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद भी किया था, राष्ट्रगान का जनगण मन का अंग्रेजी अनुवाद भी टैगोर जी ने ही 1919 में किया था। ठीक है, अगर अंग्रेजी अनुवाद की बात करें, ओके, इसका जो है अंग्रेजी अनुवाद किया था इस टैगोर जी ने ही किया था, अंग्रेजी अनुवाद टैगोर जी ने ही किया था 1919 में, याद रखिएगा, टैगोर जी ने ही किया था। ओके, टैगोर ने ही किया था। ठीक है, 1919 में इन्होंने खुद ही अंग्रेजी अनुवाद किया था, खुद ही ये लिखा था जनगण मन अधिनायक जय है। ओके, और अगर बात करें तो बांग्लादेश का भी इन्होंने राष्ट्रगान लिखा था, तो हम देख लेते हैं राष्ट्रगान क्या है, जनगण मन, रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी इन्होंने किया था, अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान। लेकिन पहली बार कब गाया गया था, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था कलकत्ता अधिवेशन में विशंधर नारायण की अध्यक्षता में। ओके, और इसे गाया किसने था, सरला देवी चौधरानी ने। ठीक है, चौधरी हमने लिख दिया, चौधरानी है। ठीक है, और जो टैगोर जी हैं इन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रगान भी लिखा था, आमार सोनार बांग्ला। ओके, आमार सोनार बांग्ला भी लिखा था इन्होंने। ठीक है, और जो है बांग्ला भाषा में लिखा गया था। इसका मूल रूप जो राष्ट्रगान का था पहले बांग्ला भाषा में इसका था। अगर जनगण मन का मूल रूप पूछा जाए तो इन्होंने सबसे पहले बांग्ला भाषा में ही लिखा था, इसका मूल रूप बांग्ला में ही था। मूल रूप क्या था, बांग्ला भाषा में ही था, याद रखिएगा। जो राष्ट्रगान का मूल रूप था ये बांग्ला भाषा में ही था। अगर बात करें कि पहली बार जो राष्ट्रगान किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ, तो एक पत्रिका आती थी तत्वबोधिनी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तत्वबोधिनी पत्रिका। ये जो राष्ट्रगान है सबसे पहले तत्वबोधिनी पत्रिका में जब प्रकाशित हुआ, ठीक है, तो इसका टाइटल क्या था, इसका टाइटल था भारत विधाता। ओके, भारत विधाता इसका टाइटल था।
ओके। तो तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार ये जो है प्रकाशित हुआ, किसमें? तत्वबोधिनी पत्रिका में पहली बार, याद रखिएगा ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बार तत्वबोधिनी पत्रिका में जो है प्रकाशित हुआ, ये तत्वबोधिनी पत्रिका थी ये, ठीक है। टाइटल क्या था? भारत विधाता। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि सबसे पहले राष्ट्रगान किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ? तो तत्वबोधिनी में। टाइटल क्या था इसका? भारत विधाता। ओके, भारत विधाता इसका टाइटल था। ओके। और अगर पूछा जाए कि इसमें जो है जय, जय जो शब्द है ये कितनी बार आया है? 10 बार आया है, ठीक है। अगर राष्ट्रगान को गाने की अवधि पूछा जाए, गाने की अवधि तो 52 सेकंड है, गाने की अवधि तो है कितनी? 52 सेकंड है, ठीक है। इसमें 10 बार क्या आया है? जय आया है, ठीक है। और कौन कौन सी नदियों के नाम आए हैं? गंगा यमुना नदी का नाम आया है, याद रखिएगा। और जो इन्होंने, रविन्द्रनाथ ने जो अंग्रेजी अनुवाद किया था इसका, राष्ट्रगान का, तो अंग्रेजी अनुवाद जो किया था तो उसका टाइटल इन्होंने रखा था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ठीक है। जो इनका अंग्रेजी अनुवाद था, इनका अंग्रेजी जो अनुवाद था, अंग्रेजी अनुवाद जो किया था उसका टाइटल रखा था इन्होंने, टाइटल रखा था मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। मॉर्निंग, ये पूछा जा सकता है, मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया, ये नाम इन्होंने अनुवाद करने के बाद रखा था, राष्ट्रगान का नाम रखा था। तो हमने ये देख लिया, राष्ट्रगान के बारे में पूरा जान लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा है। ओके। तो कि रचयिता कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे। अंग्रेजी अनुवाद इन्होंने टैगोर जी ने ही किया था, किस नाम से? मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से। झंडा राष्ट्रगान अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। पहली बार 27 दिसंबर 1911 को गाया गया, कलकत्ता अधिवेशन में विशंधर की अध्यक्षता में सरला देवी चौधरानी ने गाया था। टैगोर जी ने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान लिखा था, अमार सोनार बांग्ला। और इनका पहली बार जो राष्ट्रगान था तत्वबोधिनी पत्रिका में प्रकाशित हुआ था, भारत विधाता के टाइटल के नाम से। राष्ट्रगान के गाने की अवधि 52 सेकंड है। इसमें 10 बार जय शब्द का प्रयोग हुआ है। ओके। और अगर कहा जाए जनगण मन जो लिखा गया था तो इसकी मूल भाषा बांग्ला थी। तो हमने ये अशोक की लाट, तिरंगा और राष्ट्रगान देख लिया, बाकी का हम कल ख़त्म कर देंगे जो भी प्रतीक चिन्ह है। ओके। तो थोड़ा डिटेल में पढ़ना था इसलिए हमने पढ़ दिया, कुछ छोड़ा नहीं है क्योंकि पूछा भी जाता है एग्जाम में, तो इसलिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।